हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप सभी का धन्यवाद करते हैं अगर आप इस वीडियो में जुड़ते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो शुष्क पढ़ते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ है ठोस जल को, ठोस ऑक्सीजन को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका जो सॉलिड रूप होता है वो कहलाता है दोस्तों शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। दूसरा प्रश्न अपना, वह धातु या धातु से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह धातु वह कौन सी धातु है? वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा, सोना, लोहा और तांबा, यानी कि इनमें से कौन सी धातु कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है पारा, यानी कि ऑप्शन अ। जो पारा होता है, जो मरकरी होता है जिसका प्रतीक Hg होता है, वह रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न लोहे का प्रतीक है। तो दोस्तों Ir ये इरिडियम का प्रतीक है, Fe ये आयरन यानी कि लोहे का प्रतीक है, I आयोडीन का प्रतीक है, F फ्लोरीन का प्रतीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ब, यानी कि Fe ये लोहे यानी कि आयरन का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि हमारे जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक और अंगतंत्र। तो दोस्तों कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंगतंत्र बनेगा और अंगतंत्र से पूरा शरीर बनेगा। तो सबसे छोटी इकाई आई हमारी कोशिका। तो कोशिका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है हमारे शरीर की। अगला है कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर किसे कहते हैं? यानी कोशिका के अंदर कौन ऊर्जा का निर्माण करता है? तो केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, एटीपी की फॉर्म में हमारी सेल के अंदर। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है कोबाल्ट धातु का प्रतीक है। तो देखिए, कोबाल्ट धातु का प्रतीक CO, Cu, Ca और Cs। तो हमारा करेक्ट आंसर CO कोबाल्ट धातु का प्रतीक है। कभी कभी अगर इस तरह से भी आ जाए दोनों बराबर है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अकेली धातु नहीं। लेकिन अगर कोबाल्ट की बात करें तो ये छोटा वाला अगर O पीछे है तो वो कोबाल्ट धातु है। सातवां प्रश्न जटिल उत्तक का उदाहरण है। तो दोस्तों जटिल उत्तक का उदाहरण क्या है? तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये सरल उत्तक है, सरल स्थायी उत्तक। लेकिन जो संवहन उत्तक है, जो संवहन उत्तक के अंदर जो जाइलम और जो फ्लोएम जो होते हैं, ये दोनों ही जटिल उत्तक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर है विस्थापन, त्वरण, संवेग और बल। तो दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो A बराबर होता है V माइनस U बटे T, ये वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। अगला है संवेग का मात्रक है। तो दोस्तों संवेग P बराबर होता है mv। तो P बराबर mv होता है। तो अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू किलोग्राम पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमारा ऑप्शन द करेक्ट आंसर है, यानी कि जो मास होता है इसका किलोग्राम होता है और ये जो v है यानी कि इसका मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। तो हमारा जो करेक्ट किलोग्राम मीटर पर बटे सेकंड। अगला ध्वनि की चाल निम्न में से किस में अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में और उस सबसे कम होती है गैस में। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, पानी, लोहा, हवा और निर्वात यानी कि जहां बिल्कुल भी वायु नहीं है। तो सबसे ज्यादा चाल किस में होगी? ठोस में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, जो लोहा होता है वो ठोस है, तो सबसे ज्यादा चाल लोहे के अंदर होगी। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे। अब हम तो दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टीकाकरण द्वारा कौन से रोगों का निवारण किया जाता है? तो हानिकारक यानी कि जानलेवा रोगों का निवारण किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हमारा तंत्र रोगों से बचाता है। तो कौन सा तंत्र हमें रोगों से बचाता है, हमारी रोगों से सुरक्षा करता है? तो दोस्तों हमारा जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो हमें रोगों से बचाव करती है, हमें रोगों से बचाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी हमारा करेक्ट आंसर। अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं इसको। मृदा की संरचना का मुख्य कारक है।
तो ये मृदा की संरचना का मुख्य कारक दोस्तों जलवायु है, और जलवायु वहां की वर्षा और तापमान इसके प्रमुख घटक है। तो जलवायु क्लाइमेट वहां की मृदा का निर्धारण जलवायु करती है। आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको, एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। तो ये इसका आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। अगला वस्तु का संवेग जो कि P है वो उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो किसके गुणनफल? तो P बराबर होता है द्रव्यमान और उसके वेग के, द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के समानुपाती। P बराबर होता है mv के बराबर। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, द्रव्यमान व वेग का गुणनफल होता है संवेग। तो इस तरह से हमने 6 ही हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न किए। आई होप आपको इंटरेस्टिंग क्लास लग रही होगी। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन से तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो जो मरकरी है यानी कि जो पारा है, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं, तो मरकरी जो है जिसका प्रतीक Hg है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ब्रोमीन जो कि एक अधातु है, मरकरी पारा क्या है? धातु है, ये ध्यान रखना, ये धातु है। और ब्रोमीन क्या है? अधातु, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसको ब्रोमीन जल कहते हैं। अगला, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन के टोटल परमाणु 2 हैं और एक हाइड्रोजन का होता है 1। इसके बाद हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो है वो 2 आया, और ऑक्सीजन की बात करें तो 1 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और एक का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। तो ये एक तो आया अपने हाइड्रोजन का और एक आया ऑक्सीजन का। अगर दोनों का अनुपात निकालें तो 2 एकम 2 और 2 16, तो कितना आया? 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यानी कि अगर 9 ग्राम पानी रहेगा तो 1 ग्राम तो हाइड्रोजन रहेगा और 8 ग्राम क्या रहेगा? ऑक्सीजन। अगला, IUPAC नाम का जो पूरा नाम लिखिए, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसका पूरा नाम है, IUPAC का नाम। ये संस्था जो है IUPAC नामकरण देती है तत्वों को और इनके प्रतीकों को, और IUPAC नाम देती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 2 एक कोशिकी जंतु हैं, तो 2 एक कोशिकी जंतु कौन कौन से हैं? तो अमीबा है और पैरामीशियम है और युग्लिना है। अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना ये एक कोशिकी जीव हैं। अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना ये एक कोशिकी जीव हैं और इनको प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया है। अब हमारे अगले प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम, तब तक आप इनको उतार लीजिए। हम सातवां प्रश्न हमारा स्टार्ट करते हैं। 7वां प्रश्न रहा अपना दोस्तों, संवहन उत्तकों के नाम लिखिए। इसको मैं मिटा देता हूं। संवहन उत्तकों के नाम लिखिए। तो संवहन उत्तक किसे कहते हैं? पहले तो ये आपको याद होना चाहिए। तो संवहन उत्तक वे उत्तक जो जल और पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। यानी कि पोषक पदार्थों का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। इसीलिए इनको संवहन उत्तक कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ ले जाते हैं। तो संवहन उत्तक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों संवहन उत्तक है जाइलम जिसको दारू भी कहते हैं, और दूसरा संवहन उत्तक है फ्लोएम जिसको कहते हैं पोषवाह। यानी कि दारू और पोषवाह ये दोनों ही हमारे क्या हैं? ये दोनों ही हमारे संवहन उत्तक हैं। अगला है, शरीर के उन अंगों के नाम लिखे जहां उपस्थिति पाई जाती है। तो उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? उपस्थिति हमारे शरीर के किन किन अंगों में पाई जाती है? तो उपस्थिति दोस्तों हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे कि नाक है, कान है, इनमें उपस्थिति पाई जाती है। ट्रेकिया जो है इनमें उपस्थिति पाई जाती है। अगला है, वेग को परिभाषित कीजिए। तो वेग क्या है? तो वेग एक प्रकार की चाल है। तो निश्चित दिशा में या निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग। और वेग जो दोस्तों ये एक प्रकार की सदिश राशि है। वेग एक प्रकार की सदिश राशि है।
और इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जानकारी होती है। 10वां प्रश्न है गति किसे कहते हैं। तो हम गति किसे कहते हैं, तो गति को कैसे परिभाषित करोगे। देखिए गति क्या है, तो गति किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में या निश्चित समय में वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन, वो है गति। तो हमारा 10वां प्रश्न गति क्या है, तो वस्तु द्वारा समय के साथ अपनी स्थिति में निश्चित बिंदु के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, गति। यानी कि वस्तु द्वारा समय के साथ अपनी स्थिति में निश्चित बिंदु के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाती है, गति कहलाती है। तो ये आपकी गति भी हो गई। 11वां प्रश्न हम देखेंगे। 11वां प्रश्न क्या है, बल का मात्रक क्या है। तो दोस्तों जो बल बराबर होता है, बल का हमें मात्रक निकालना है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका मात्रक आ जाएगा बल बराबर, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। तो आपका जो मात्रक आया किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, जिसको हम शॉर्टली न्यूटन भी कह सकते हैं। तो ये बल का मात्रक आ गया। बल एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो बिल्कुल बल एक क्या है, बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा में बल लगता है। तो बल एक क्या है, सदिश राशि है। तो अपना 12वां क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अगला, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, यानी कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो हमारा जो 13वां प्रश्न है, ध्वनि जो तरंगे हैं जिन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे या यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं, या फिर इनको यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको यांत्रिक तरंगे, क्योंकि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और ठोस में इनकी चाल सबसे ज्यादा होती है, द्रव में और कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। और निर्वात में ध्वनि तरंगे गति नहीं करती है, निर्वात में कोई गति नहीं करती, इसलिए इनको यांत्रिक तरंगे कहते हैं, क्योंकि इनको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है गमन के लिए। अगला है दीर्घकालिक रोग किसे कहते हैं। तो दोस्तों दीर्घकालिक रोग क्या हैं, ऐसे रोग जो या वे रोग जो लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं और शरीर को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, मधुमेह है, बीपी है, मधुमेह है, डायबिटीज, बीपी हो गया, मधुमेह हो गया, कैंसर, एड्स, ये जो रोग होते हैं ये लंबे समय तक शरीर को प्रभावित करते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं, दीर्घकालिक रोग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदले। यानी कि हमें केल्विन में दिया हुआ है और हमें इसको सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए सेल्सियस में निकालने के लिए केल्विन में से हमें 273 घटाना पड़ेगा, यानी कि C बराबर केल्विन माइनस 273, तो हमारा सेल्सियस में आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, C निकालने के लिए 300 में से, यानी कि 300 में से हमें 273 घटाना होगा। तो जैसे 273 घटाएंगे तो यहाँ हमारा जो आंसर आ जाएगा 27। इसका मतलब क्या है कि 300 जो केल्विन है वो 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इसी तरह से इसमें भी 573 जो है केल्विन, इसमें से हम क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। तो जैसे 273 घटाएंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाता है 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार 573 केल्विन सेल्सियस में किसके बराबर है, 300 सेल्सियस के बराबर है। तो ये हमारा आंसर क्लियर हुआ इस प्रश्न का। अगले प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्न संख्या 16, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 16, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, यानी कि सबलिमेशन किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं और ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम। तो पदार्थों का वह गुण
पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वे ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा गुण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है ऊर्ध्वपातन की, उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे नेप्थलीन है, कपूर है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है। तो ये जो पदार्थ हैं ये क्या है? ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl। तो इस तरह से ये ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस और ऊर्ध्वपातित होने वाले 4 पदार्थ हमने देखे, नेप्थलीन, कपूर, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड को दोस्तों नौसादर भी कहते हैं। तो कभी कभी नौसादर भी आ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। हमारा 17वां प्रश्न है। तो एक तरफ हम लिख देते हैं भौतिक परिवर्तन और एक तरफ हम लिख देते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले इनके कुछ अंतर देख लेते हैं अपन। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है। जैसे उसकी ठोस अवस्था, भौतिक अवस्था कौन कौन सी? ठोस है, द्रव है, गैस है, इनमें परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें पदार्थ के रासायनिक गुण यानी कि आंतरिक संरचना या आणविक संरचना में बदलाव आता है। आणविक संरचना बदलती है। तो ये उनके रासायनिक गुण हैं। जैसे मान ले जाए यह अस्थायी परिवर्तन है। ये कैसा होता है? अस्थायी। और यह क्या है? स्थायी होता है। क्या होता है? यह स्थायी। दूसरा है यह उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी का मतलब दोनों दिशाओं में, एक बार ये बन गया तो वापस से पुनः प्राप्त किया जाए। और यह होता है अनुत्क्रमणी होता है, यानी कि इससे एक बार कोई पदार्थ बन जाता है तो वापस पुनः क्रियाकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे बर्फ है, बर्फ जब जल में बदल जाती है तो जल से वापस बर्फ प्राप्त कर सकते हैं अपन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जैसे आप देखिए दूध को जब दही में बदल देते हैं तो दही वापस दूध में नहीं बदलता। तो ये भौतिक परिवर्तन है। और इसमें भौतिक परिवर्तन में जिसके कारण परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव हटा लेंगे तो वापस से पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए इसको स्थायी परिवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया अपना निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। रासायनिक सूत्र कौन कौन सी यौगिक लिखने हैं? नंबर 1 मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड और तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। सी है कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों के हमें रासायनिक सूत्र लें। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र देखिए Mg है, इधर हम क्लोराइड Cl लिख देते हैं। इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता है कि ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो एक को यहाँ लिख दो और इधर 2 कर दो। तो Mg कितनी बार आएगा? 1 बार। और क्लोराइड कितनी बार आएगा? 2 बार। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया अपना। दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड का लिखना है, तो एक तरफ कैल्शियम लिख दो, एक तरफ क्लोराइड लिख दो। इसकी संयोजकता 2 है, इसकी 1 है -1,
ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, एक इधर कर दो, दो इधर कर दो, तो कैल्शियम को एक बार लिखो और क्लोराइड को 2 बार, तो ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का लिखना है अपने को, तो कैल्शियम कार्बोनेट का लिखिए। कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और कार्बोनेट की भी होती है 2। जब दोनों ही बराबर होती है तो हम इसको एक एक कर देते हैं, क्योंकि बराबर अनुपात में है, तो कैल्शियम भी एक बार और कार्बोनेट भी एक बार। तो इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, तीनों के फॉर्मूले हमारे पास रहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2 और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। यह संगमरमर का फॉर्मूला भी है, संगमरमर का है। 19वां प्रश्न, एक तरफ हम लिख देते हैं पादप कोशिका, एक तरफ हम लिख देते हैं जंतु कोशिका। तो दोनों में क्या अंतर है, प्रमुख अंतर? तो देखिए, सबसे पहली बात, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि कोशिका झिल्ली के बाहर एक वाल होती है, सेल वाल, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये पादप कोशिका के अंदर। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती है, यह याद रखना है। पहला अंतर हो गया। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, यानी कि अनुपस्थित होता है। ये हो गया। तीसरा अंतर है, पादप कोशिका में केंद्रक साइड में, यानी कि परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर होता है। किसके अंदर? पादप कोशिका के अंदर परिधि की ओर होता है, ठीक है। जबकि जंतु कोशिका के अंदर अगर अपन बात करें तो जंतु कोशिका में जो केंद्रक जो होता है सेंटर में, केंद्रक बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में। और पादप कोशिका में रिक्तिका जो होती है, रिक्तिका आकार में बड़ी होती है, ठीक है, और संख्या में कम होती है, बड़ी व कम होती है संख्या में। जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका है, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स, वो आकार में कैसी होती है? छोटी, और संख्या में कैसी होती है? अधिक होती है। इसके अलावा पादप कोशिका के अंदर जो संचित भोजन है वो स्टार्च के रूप में होता है। संचित जो भोजन है, भोजन स्टार्च के रूप में होता है। जबकि जंतु कोशिका के अंदर जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, भोजन ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हमने देखे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। अब हम जाइलम और फ्लोएम में अंतर देख लेते हैं। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ जाइलम और एक तरफ लिख देता हूँ फ्लोएम। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जाइलम यह जल व पोषक पदार्थों को या पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, ये इसके कार्य है, पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है? यह पत्तियों में बनने वाले, यानी कि जो फ्लोएम जो है वो पत्तियों में बनने वाले जो प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है, भोजन को पौधों के या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये इसके कार्य हो गए। और देखिए, जाइलम किन किन से बता? जाइलम वाहिका से मिलकर बना होता है, वाहिनिका से मिलकर बना होता है, और जाइलम रेशों से, यानी कि जाइलम रेशे, जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है, और जाइलम पेरेनकाइमा उत्तक से मिलकर बना होता है। जबकि फ्लोएम की बात करें तो यह चालनी नलिका, साथी कोशिका जिसको सह कोशिका भी कहते हैं, उनसे, इसके अलावा फ्लोएम पेरेनकाइमा यानी कि फ्लोएम मधुतक और फ्लोएम रेशे, इनसे मिलकर बना होता है कौन? फ्लोएम। तो ये इसके कार्य। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं, जबकि फ्लोएम को हिंदी में पोषवाह भी कहते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर हो गया क्लियर। यह जल व पोषक तत्वों को
जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि यह पत्तियों में बनने वाले जो भोजन है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक यानी कि हर जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तो 22वां प्रश्न, रुधिर क्या है? रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि एक प्रकार का उत्तक है क्योंकि अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अब देखिए रुधिर के विभिन्न घटक कौन कौन से होते हैं। इसका जो तरल भाग है वो होता है दोस्तों 55%, जिसको कहते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रिनोजन होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो एग्लूटिनेशन करने वाले पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जो इसका जो ठोस भाग है उसमें कणिकाएं होती हैं और ये होती है 45%, और इसमें आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी कि और प्लेटलेट्स होती है यानी कि पट्टिकाणु। श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, इनको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं और इनको बिंबाणु या पट्टिकाणु भी कहते हैं। तो ये हमारे रुधिर का संगठन हो जाता है। अब आपके इतने सारे सवाल हो गए हैं और इसमें है अपना जंतु कोशिका का जो डायग्राम है, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा, उसमें आप देख सकते हैं। तो थैंक्स। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।